आपने नोटिस किया सैलरी हर साल बढ़ती है, लेकिन पेट्रोल ऐसे भाग रहा है जैसे उसका यूपीएससी क्लियर हो गया हो। फिर हम और आप बोलते हैं भाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, इन्फ्लेशन का एक छोटा भाई भी है जिसको कहते हैं फॉलिंग रुपी। ये वाला भाई ना बहुत शांत है, कोई हंगामा नहीं करता, बस चुपचाप आपको गरीब बनाता जाता है। रुपी गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? रुपी गिर रहा है या छोटा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बस $1 खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपीस लग रहे हैं विद टाइम। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, इन 1991 $1 खरीदने के लिए 18 रुपीस लगता था, और आज के दिन एंडिंग 2025 $1 खरीदने के लिए 91 रुपीस लग रहा है। अब आप बोलेंगे भाई मैं तो डॉलर यूज ही नहीं करता, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल तो यूज करते हो, लैपटॉप और मोबाइल यूज करते हो, फार्मास्यूटिकल्स यूज करते हो, तो वो तो सारे के सारे डॉलर पे डिपेंड करते हैं, तो आपको फर्क पड़ता है। तो ये चेंज ऑफ प्राइस कौन बेयर करेगा? कंपनी? गवर्नमेंट? नहीं, आप कंज्यूमर, आपको बेयर करना पड़ेगा ये बढ़ा हुआ डॉलर का प्राइस। एक एग्जांपल बताता हूं, आपको एक आईफोन खरीदना है, आईफोन $1000 का है, और जब आप खरीदने गए, दो केसेस मानते हैं, एक केस में डॉलर वॉज इक्वल टू 70 रुपीज, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 70,000 रुपीज टू बाई डेट आईफोन। लेकिन दूसरा कंडीशन मानते हैं जहां पे 90 रुपीज का है $1, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 90,000 रुपीज। 20,000 का डिफरेंस यहीं पे आ गया। आईफोन ही जरूरी नहीं है, ये कोई भी फोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है जो आप इंपोर्टेड खरीदते हैं, या पेट्रोल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा बिकॉज रुपी हैज वीकेंड। अब आप स्क्रीन पे इस ग्राफ से ही देख लीजिए, 1990s में $1 18 रुपीज का था, और आज के दिन 2025 में ये 90 रुपीज का पहुंच गया है। ये ग्राफ आपको कुछ याद नहीं दिला रहा? मेरे को तो वाटर पार्क याद दिला रहा है। क्या मस्त ग्राफ है ना, एकदम ऊपर की ओर। और ये वाला ग्राफ भी देख लीजिए, पिछले 10 साल का है। भाई साहब ने 36% का ग्रोथ दिया है डॉलर को। इतना बड़ा ग्रोथ 10 साल में, बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। मैं आपको 2025 की ही ग्रोथ बता दूं, 6% ग्रोथ हुआ है। 6% डॉलर बढ़ा है कंपेयर टू रुपी। भाई ये तो इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर रहा था, है ना? यही सोच रहे हैं। अब रुपी क्यों गिर रहा है ये समझने के लिए हमें डेटा लगेगा। बोरिंग नहीं है, गारंटीड। पहला रीजन, ऑयल एडिक्शन। इंडिया ना अपना नेट जो ऑयल है उसका 85% नेट ऑयल ये इंपोर्ट करता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का दाम बढ़े या रुपी वीक हो, दोनों ही कंडीशंस में पेट्रोल जीत जाता है ना। पेट्रोल ऐसे भागता है जैसे उसकी नई नई शादी फिक्स हो गई हो। अब पेट्रोल भागने से क्या होता है, मार्केट में सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल ही लगता है। अब आप ग्राफ ही देख लीजिए, ये देखिए 2011 में क्या हाल था पेट्रोल का, अप्रोक्सीमेटली $65 पे था, और आज के दिन देख लीजिए 105 नॉट आउट है। तो अब आप देख लीजिए कि ग्रोथ कितना आया है पेट्रोल में, है ना। नाउ रीजन नंबर 2, इंपोर्ट्स हमारा ज्यादा है एक्सपोर्ट से। इंडिया हर साल एक्सपोर्ट ना कम करता है, या तो स्टैग्नेंट माना जा सकता है, लेकिन इंपोर्ट टाइम के साथ बढ़े जा रहा है। तो सिंपल सा मैथ समझ लो कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो डॉलर का डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हम इंपोर्ट डॉलर्स में ही करते हैं। अगर डॉलर का डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस तो वैसे ही बढ़ना है और रुपी वीक होना है। ग्राफ से देख लो कि हमारा इंपोर्ट बढ़े जा रहा है और एक्सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट, और डेफिसिट धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़े जा रहा है। आज के दिन अराउंड $42 बिलियन का डेफिसिट बन चुका है हमारे ट्रेड में। तो वो डेफिसिट क्या करता है, हमारी रुपी को कमजोर करता है, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है और डॉलर के लिए सब लड़ रहे हैं। नाउ रीजन नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या सोचते हैं, भाई इंडिया तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहां पे तो पैसे नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पैसे सेफ है यूएस के बॉन्ड्स में, तो यहां से पैसे निकाल के लेके जाते हैं।
जिसकी वजह से उनको डॉलर खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि यहां से रुपी सेल हो रहा है, डॉलर बाई हो रहा है, तो अगेंस्ट रुपी अगेंस्ट द डॉलर में डॉलर महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई तो वही है, तो जिसकी वजह से रुपी का वैल्यू फॉल हो जाता है। अब ये ग्राफ से ही देख लो, जितना ज्यादा यूएस बढ़ाता है इंटरेस्ट रेट, उतना ही इंडिया से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। भाई रुपी गिर रहा है तो इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, कंपनीज के लिए पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, और कंपनी बोलती है इस साल भी हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। हम और आप बोलते हैं सब महंगा हो गया है, और हमारा एम्प्लॉयर कहता है इंक्रीमेंट तो अगले साल ही देखेंगे बेटा, अप्रेजल अगले साल ही होगा। इकोनॉमिस्ट इसी चीज को कहते हैं हिडन टैक्स। अब आप बोलते हैं भाई मैंने मार्केट से या यहां वहां से ना 7% का ग्रोथ पाया है, उसमें से इन्फ्लेशन तो 6-7% का ही गया, तो आपका रियल रिटर्न कितना है? आधा 1% ना बस। तो अपने रिटर्न्स को अगेंस्ट द इन्फ्लेशन वे करके देख लो कि आपका रियल रिटर्न कितना है। अब इन्वेस्टर्स ध्यान दो, जब रुपी गिरता है एयरलाइंस परेशान, ऑयल कंपनीज परेशान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परेशान, क्योंकि ये सब लोगों को खरीदना होता है डॉलर्स में, और इनका रेवेन्यू किस में है? रुपीस में। रेवेन्यू कम है और खरीदना महंगा है, तो ये सब का नुकसान होता है। पर यहां पे आईटी कंपनीज और फार्मा एक्सपोर्टर्स, उनके साथ क्या होता है? उनका रेवेन्यू किस में है? डॉलर्स में, और खर्चा किस में है? रुपीस में, तो उनका फायदा होता है। जब कभी भी आप देखेंगे कि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है या रुपी फॉल होता जा रहा है, तो आईटी कंपनीज तब भी ऊपर ही जाती हैं स्टॉक मार्केट में। अब यहां पे कुछ लोग आ जाते हैं ये बोलने के लिए कि वीक रुपी तो अच्छी बात होती है कंट्री के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी देश जिसका करेंसी वीक हो और वो बहुत अमीर हो गया? नहीं, एक स्ट्रांग कंट्री बनाने के लिए स्ट्रांग प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, स्ट्रांग इनोवेशन होना चाहिए, और स्ट्रांग करेंसी होनी चाहिए, ताकि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वहां से पैसे कमाने के लिए आए और ज्यादा से ज्यादा देश को फायदा दें। अब इतने में आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें भाई इसमें? देखो, आप पीएम तो ना हो और ना ही फाइनेंस मिनिस्टर हो, उस सेंस में तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप कुछ कर सकते हो। एफडी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि वो बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न्स देगा। आप ये देखो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस कौन कौन से हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हो कि अल्टीमेटली क्या किधर की ओर जाने वाला है। आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो इनटू द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। ये सब काम तो कर ही सकते हो ना। अब रुपी गिरता है क्वाइटली, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज बनती है और ना ही कोई प्रोटेस्ट होता है, पर इंपैक्ट हर घर में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई बताए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो याद रखिएगा सिर्फ महंगाई जिम्मेदार नहीं है, वीक रुपी भी जिम्मेदार है बराबर। अगर आपको फाइनेंस ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करें फिन ज्ञान विद आसान, और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या लगता है 2026 में डॉलर सेंचुरी मारेगा क्या रुपी के साथ।